काफ़ी दिक्कतें आती है, वो बोल नहीं पाता है, उसमें तुतलाहट आ जाती है, उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं होती और उनका इलाज चल रहा होगा, बट वो अनफॉर्चुनेटली कैंसर आता है कि जैसे जीभ का कैंसर निकलेगा तो गर्दन की गांठों को भी जितने भी लिम्फ नोड्स सारे क्लियर करने होते हैं। मान लीजिए कोई स्मोकिंग करता हो या कोई डायबिटिक हो, उनकी नसें अच्छी नहीं होती, वो उसमें ब्लॉक होके फ्लैप खराब होने के चांसेस रहते हैं। जो सर्जरी करके लगाया है आपने वो अलग दिखता है, मोटा दिखता है, और जो नॉर्मल टंग है वो डिफरेंट दिखती है उससे। तो क्या ये डिफरेंस नॉर्मल हो जाता है या वो डिफरेंस बना रहता है? ये मान के चलिए 100% तो हम कभी नहीं पहुंच पाते, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा। हाय एवरीवन, आज मैं हमारे एक और स्पेशल गेस्ट ऑन्को सर्जन डॉक्टर विकास नायक के पास आई हूँ, जो कि काफ़ी रिनाउंड एंड फेमस सर्जन हैं। सालों से कैंसर की सर्जरीज करते आ रहे हैं। आप लोगों को पसंद आने वाला डिस्कशन है, जिसमें हम सभी जानते हैं कि इंडिया में हेड एंड नेक कैंसर मेल में सबसे ज़्यादा कॉमन है, और खासकर जब हम जीभ के कैंसर की बात करते हैं, जिसे हम टंग कैंसर कहते हैं। तो आज मैं डॉक्टर विकास से वो सारे डिस्कशन करूँगी जो आप लोगों ने मुझसे कहीं ना कहीं एज ए क्वेश्चन भी पूछे हैं, और जिनको सर्जरी बता दी जाती है उनके जो क्वेश्चंस होते हैं। तो डॉक्टर विकास, थैंक यू सो मच कि आप अपना टाइम निकाला और ये सारे डिस्कशन के लिए हमें टाइम दे रहे हैं। तो बेसिकली जो मेरा क्वेश्चन है वो यही रहेगा कि हम हेड एंड नेक कैंसर में जो सब टाइप है टंग कैंसर, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट मैं चाहती हूँ उससे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विकास नायक है। जैसे मैडम ने अभी बताया है, मैं एक प्रैक्टिसिंग ऑन्को सर्जन हूँ और काफ़ी साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। जैसे कि टंग कैंसर, जिसको जीभ कैंसर बोलते हैं, हमारे भारतीय इंडियन पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमन है, क्योंकि कुछ प्रैक्टिसेस है जो हमारे यहाँ पे कॉमन है, जैसे गुटखा तंबाकू जो चबाने वाले होते हैं उसकी वजह से, सिगरेट बीड़ी। तो इस वजह से हम अक्सर ओपीडी में टंग कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी आते हैं हमारे पास। और वैसे पेशेंट जब सब कुछ उनका डायग्नोसिस हो जाता है, जब मेन चीज़ आती है कि आगे सर्जरी होनी है, तो उसके लिए उनके मन में काफ़ी आशंकाएं होती है, बहुत डाउट्स होते हैं। कुछ वो खुल के पूछ पाते हैं, कुछ नहीं पूछ पाते हैं। तो आज हम जो ये डिस्कशन है हमारा इसीलिए है कि जो मन में शंकाएं हैं, जो पूछ नहीं पाते ओपीडी में, डर है या फिर शंका है, जो भी है, वो सब चीज़ों को हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे इस डिस्कशन पे आज। राइट। तो जो हमारा ये डिस्कशन है वो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि जब पेशेंट आता है तो सर्जरी जब बताई जाती है तो सर्जरी से पहले उनके मन में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, सर्जरी के दौरान किन किन बातों का उन्हें ध्यान देना है, क्या बातें उन्हें पता होनी चाहिए, जब सर्जरी हो जाएगी तो फ्यूचर में किन बातों का ध्यान देना है। तो हम वही क्वेश्चन डॉक्टर साहब से एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं एज ए कैंसर पेशेंट टंग की तरफ से उनको रिप्रेजेंट करूंगी और डॉक्टर साहब इसके रिप्लाई देंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि क्या सभी टंग कैंसर में सर्जरी का ऑप्शन दिया जाता है? ऐसा नहीं है। अगर जीभ की बात हम बोलें तो उसको कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। जैसे सामने का हिस्सा होता है, थोड़ा सा उससे पीछे वाला हिस्सा होता है, और सबसे पीछे वाला, 3 भाग में हम डिवाइड करते हैं। तो यूजुअली अगर ये सामने और उसके पीछे वाले हिस्से में अगर कैंसर होता है और वो एक टिपिकल कुछ साइज होता है कि उस साइज तक अगर रहता है, तो हम पहले उनको सर्जरी करने के लिए ऑप्शन देते हैं, क्योंकि यही एकमात्र बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर हम बात करें सबसे पीछे वाला हिस्सा, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट जगह होता है सर्जरी के लिए भी, और सर्जरी के बाद उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ज़्यादा होते हैं, तो उन केसेस में हम सर्जरी एडवाइस नहीं करते, जिसको हम बेस ऑफ टंग का कैंसर बोलते हैं। उन केसेस में हम सिकाई और कीमो या दूसरे तरह का इलाज का हम उनको एडवाइस करते हैं। बट अगर पीछे का वो भी छोटा अगर कैंसर होता है तो उसमें हम रोबोटिक सर्जरी भी कर सकते हैं, लेकिन उसका अभी इंडिया में जो साइज हमें, जो हमारे ओपीडी में आते हैं, उस साइज के हमें काफ़ी कम मिलते हैं सर्जरी के लिए। सो बेसिकली टंग के कैंसर में आजकल आपने बहुत अच्छा डिस्कशन छेड़ा है कि रोबोटिक सर्जरी, उसका आजकल बहुत चलन है। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि रोबोटिक सर्जरी का उन केसेस में रोल है जिसमें बहुत छोटे ट्यूमर्स हो और नेक नोड निगेटिव हो। जी। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर बेनिफिट्स एंड द रिस्क ऑफ ईच सर्जिकल ऑप्शन? क्योंकि पेशेंट को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कितना बेनिफिशियल होगा, क्या रिस्क है, क्या और भी अदर ऑप्शंस हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी अगर हम सर्जरी पहले डिस्कस करते हैं, एक तो बीमारी का एक अपना फैक्टर होता है कि ये बीमारी हम सर्जरी करके निकाल सकते हैं,
और सेफली निकाल सकते हैं। अगर हमें आंसर हाँ है तो हमें सर्जरी करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ मरीज़ होते हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है या जो सर्जरी झेल नहीं पाते हैं, या फिर उनमें काफ़ी दूसरी तरह की बीमारी है कि बहुत ज़्यादा शुगर है, या कोई हार्ट का पेशेंट है या किडनी का पेशेंट है, स्टेबल नहीं है, जिसको सर्जरी से रिस्क है। तो उन केसेस में हमें इंडिविजुअली डिस्कस करना पड़ता है। ऐसा कोई ब्लैंकेट थेरेपी नहीं है कि इसका सर्जरी है। हमें ये हर एक पेशेंट से हर एक बार अलग-अलग मिलके डिसाइड करना होता है। तो कोई एक मरीज़ दूसरे मरीज़ से सेम नहीं होता। तो उसी हिसाब से इलाज भी सबका अलग-अलग होता है। सर्जरी का ऑप्शन भी इसी तरह से। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये सर्जरी आप बता रहे हैं टंग कैंसर में, ये किस तरह से अफेक्ट करेगा मेरे बोलने को, मेरे खाने को, मेरे जो स्वेलोइंग है, गुटकने की इस क्वालिटी को? जी देखिए, इसमें ऐसा है कि जो अब सर्जरी कैंसर एक बहुत तरीके से हमारे पास आते हैं। कुछ होते हैं बहुत एक्टिवली, एक छोटा-सा छाला पड़ जाता है तो हमारे पास चेकअप कराने आते हैं और उनका इलाज चल रहा होगा, बट वो अनफॉर्चुनेटली कैंसर आता है। तो अगर कोई कैंसर छोटा होता है तो उसका जो सर्जरी होती है छोटा होता है, और उसका जो जितना हम उसका कट करते हैं वो भी छोटा होता है। उसके अलावा अगर वही चीज़ अगर वो इग्नोर करते हैं और बहुत लंबे समय तक वेट करते हैं, दवाई लेते हैं और वो बढ़ जाता है, तो बेसिकली जितना बड़ा वो कैंसर का अल्सर जिसको हम बोलते हैं घाव जो भरता नहीं है, अगर जितना बड़ा होगा, हमारी सर्जरी की जो एक्सटेंट होती है वो भी उतनी बड़ी होती है। तो जितनी बड़ी सर्जरी होगी, हमारा जो साइड इफ़ेक्ट्स हो या उसके बाद जो रिस्क है, प्रॉब्लम है, वो बोलचाल में हो या खाना निगलने में हो, जो भी है, वो दिक्कतें उतनी बढ़ती है। इसीलिए हमारा आता है कोई भी अगर चीज़ छोटे में अगर हम पकड़ लें, उसका इलाज आसान होता है और पूरी तरह से ठीक होने के चांसेस अच्छे रहते हैं उसमें। ओके, तो अगर पेशेंट की सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद भी उसको क्या कोई फर्दर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है? जी, उसके लिए फिर वो निर्भर करता है वो किस तरह का कैंसर है। जब हम ये सब सर्जरी करते हैं, तो आप देखिए जब अब जीभ का कोई कैंसर होता है तो सिर्फ जीभ का कैंसर नहीं निकलता। उसके साथ हमारी जो गर्दन के लिम्फ नोड्स होती है, जिसको हम गिल्टियाँ, गाँठें बोलती हैं, वो भी एक पार्ट होता है। ये दोनों चीज़ें निकलती है। तो उसमें एक बायोप्सी रिपोर्ट बनती है, उसमें हमें देखना होता है कि क्या ट्यूमर का साइज़ है, गर्दन की गाँठों में बीमारी आई है कि नहीं है। ये सब जब रिपोर्ट बनती है, एक स्टेज बनता है। तो वो स्टेज के आधार पे निर्भर करता है कि मरीज़ को आगे कोई इलाज की ज़रूरत है कि नहीं। जैसे स्टेज 1 में हुआ या बहुत अर्ली स्टेज है, उसमें फ़र्दर कोई थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। सर्जरी अकेला ही क्योर के लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन बड़ी ट्यूमर है और कोई और रिस्क फैक्टर है जिससे हमें लगता है कि दोबारा बीमारी आ सकती है, तो यूजुअली हम रेडिएशन या सिकाई के इलाज देते हैं। कुछ केसेस में कीमो भी हमें ऐड करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल द सर्जरी टेक? मतलब सर्जरी ये होने में कितना टाइम लगता है और ये किस टाइप के एनेस्थीसिया की हमें ज़रूरत पड़ती है? ठीक है, तो अभी तक तो आपने जो डिस्कशन किया, अभी मैं आपको थोड़े बहुत सर्जरी के बारे में भी बताना चाहूँगा। ये सर्जरी जो होती है, सारी सर्जरी फुल जनरल एनेस्थीसिया, मतलब आपको पूरा बेहोश किया जाता है। और बेहोशी के बाद जो सर्जरी होती है वो डिपेंड करता है कि किस तरह की सर्जरी है, उसके हिसाब से टाइम करता है। जब हम बोलते हैं सर्जरी छोटा होता है, जब ट्यूमर छोटी है, तो हम जीभ का कैंसर जो होता है उसको कट करके निकालते हैं, गर्दन की गांठें। और जीभ कभी भी कुछ पार्ट कटता है तो हमें उसको बनाना भी पड़ता है ताकि वो अपना बोलचाल सही रख सके, खाने पीने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आगे कोई दिक्कतें ना आए। तो इसको हम रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो एक ट्यूमर निकालना एक पार्ट होता है और एक रिकंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें हमारे साथ प्लास्टिक सर्जन भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपका सिर्फ मान लीजिए छोटा ट्यूमर है और हमने सिर्फ आपस में जोड़ के ही उसको बना लेते हैं, बाहर से कहीं फ्लैप लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें सर्जरी का ड्यूरेशन 2 से 3 घंटे का ही रहता है और उसमें रिकवरी भी जल्दी होती है, हॉस्पिटल स्टे भी कम होता है। तो ओवरऑल देखा जाए और ठीक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत छोटा होता है। अगर मान लीजिए कि अगर ट्यूमर बड़ा है और उसमें हमें बहुत बड़ा भाग, अगर जीभ का 1/3 भाग हमें निकालना पड़ गया, तो उसको सिंपल बंद करने से काफ़ी दिक्कतें आती है। वो बोल नहीं पाता है, उसमें तुतलाहट आ जाती है, उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं होती। तो उसमें जो दुनिया भर में जो बेस्ट फ्लैप मानते हैं कि जो जीभ को हम बनाते हैं, वो हम हाथ से एक टुकड़ा लेते हैं। हाथ से लेने से जनरली जो रहता है, जिस हाथ से आप काम नहीं करते, अगर कोई राइट हैंडेड है तो लेफ़्ट से लेते हैं, कोई लेफ़्ट हैंडेड है तो राइट से लेते हैं। इसमें हम कोई मांस वगैरह नहीं निकालते हैं, तो हाथ में
कोई कमज़ोरी या कोई काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती, बस एक डिफेक्ट रहता है। और ये हम जो लेते हैं यहाँ से निकाल के पूरा हम नया तरीके से एक जीव बना देते हैं। कुछ केस में हम ऐसा देखते हैं कि मरीज़ 6 महीने बाद हमारे पास आता, हमें देख के समझ ही नहीं आता कि इसकी एक नई जीव, वो एकदम नेचुरल जीव जैसी बन जाती है। तो ये तो हो गया ये जो बेस्ट पार्ट होता है। बट कभी कभी अनफॉर्चुनेटली ट्यूमर बहुत बड़ा होता है और हमें उसके साथ बहुत चीज़ें निकालनी पड़ती है, जैसे कि जीव के साथ जबड़ा भी निकालना पड़ता है, नीचे वाला भाग, तो ये सफिशिएंट नहीं होता। तो उस केस में हम जांघ से या छाती से मांस लेके बनाते हैं, उसमें फिर हमारा रिकवरी टाइम बढ़ जाता है। जैसे कि आपने बताया कि जबड़ा भी निकालना पड़ता है, तो उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं? देखिए, अगर जबड़ा निकालना पड़ता है तो हम पैर की हड्डी लेके, जो बेस्ट माना जाए, जैसे मैंने बोला जीव के लिए ये बेस्ट है, दुनिया भर में कहीं पे भी आप जाए अगर जबड़ा निकलता है तो उसमें भी जो पैर की हड्डी होती है उससे हम, पैर में 2 हड्डियाँ होती है, जो नीचे हमारी जो नी जॉइंट होती है उसके नीचे 2 हड्डी, तो एक हड्डी होती है जो डिपेंडेंट नहीं होती, जिसमें हमें शरीर का भार नहीं पड़ता, तो उस हड्डी को लेके हम जबड़ा बनाते हैं। और कुछ कुछ केसेस में हम आर्टिफिशियली टाइटेनियम प्लेट्स भी होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेस्ट जो रहता है अगर हम हड्डी को हड्डी से रिप्लेस कर पाएँ तो सबसे बेस्ट होता है। ओके, तो डॉक्टर साहब अभी तक आपने बताया कि जब भी टंग कैंसर का पेशेंट सर्जरी के लिए जाता है तो उनके ये क्वेश्चंस होते हैं और आपने बहुत अच्छे से उनको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। अब हम बात करते हैं कि सर्जरी जब आप करेंगे तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस टाइप की इंसीजन यानी कि जो कट मार्क होते हैं सर्जरी के लिए वो किस टाइप के होते हैं, वो हील होने के बाद कितना विजिबल होंगे, कैसे होंगे, वो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो इंसिजन, जो कि कट मार्क होते हैं सर्जरी के दौरान, इवन दो मुंह के अंदर का कैंसर होता है, जैसे मैंने बताया कि हम गर्दन की गिल्टियाँ गांठें भी निकालते हैं, तो हम यहाँ पे भी एक कट लगाते हैं। कुछ कुछ मरीज़ में हमें चेहरे पे भी देना पड़ता है अगर हमें लगता है कि हम अंदर से कैंसर को अच्छे से देख नहीं पाते, क्योंकि जनरली ये मरीज़ तंबाकू गुटखा खाते हैं, इनका मुंह काफ़ी कम खुलता है और हम अंदर अच्छे से देख नहीं पाते हैं। और अगर हमें ज़्यादा हड्डी भी निकालना हो तो उसी हिसाब से कैंसर का जो है साइज़ कहाँ पे है और ये सब डिपेंड करता है, उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि जो हम इंसिजन लगाएं, कट लगाएं, वो ऐसे लगाएं कि जब वो बाद में हील हो तो हमारा जो नेचुरल बॉडी का या फेस का जो कट्स, जो मार्क्स जो दिखते हैं उसमें छुप जाए। यूजुअली मरीज़ क्या करते हैं तो अपना दाढ़ी बना देते हैं या कुछ बना लेते हैं तो वो विजिबल नहीं होता है, और महिलाओं में लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो वो नहीं होता, लेकिन हम उनमें कोशिश करते हैं कि जो नेचुरल हमारे मार्क्स लाइंस होते हैं, स्किन लाइंस होते हैं, उस पर कट दें ताकि जो स्कार होते हैं वो कम से कम उनको विजिबल हो बाद में या देखा जाए। अच्छा, इसमें जैसे कि टंग की सर्जरी की हम बात कर रहे हैं तो क्या और स्ट्रक्चर्स भी निकलती हैं, लाइक नेक नोड्स जिसे हम गांठें बोलते हैं? जी मतलब अगर किसी की नहीं है, क्लिनिकली नहीं दिख रही है गांठ गले में, तब भी निकलेगी? बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं और हमें जो ये पता चला है कि अगर हमने स्कैन किया गर्दन में गांठें नहीं है, बहुत सारे मरीज़ हमें पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा तो गर्दन में गलटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ की क्यों सर्जरी कर रहे हैं। लेकिन ये देखा गया है कि जो जीभ का कैंसर पर्टिकुलरली बहुत कॉमन होता है कि कोई इमेज में या हमारे स्कैन में कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ प्रतिशत में वो बाद में हमारे लिम्फ नोड्स में भी कैंसर आ जाते हैं। तो एक किसी का हो या ना हो, ये एक पार्ट होता है कि जैसे जीभ का कैंसर निकलेगा, जबकि मुंह के अंदर का कोई भी कैंसर होता है तो वहाँ का हम निकालते हैं, तो गर्दन की गांठों को भी जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं उसके लेवल के हमें सारे क्लियर करने होते हैं और उसी हिसाब से हमारा स्टेज पता चलता है। ओके, ये बताइए कि जो सांस लेने के लिए नली डाली जाती है जिसे हम ट्रैकियोस्मी कहते हैं, वो सारे मरीजों में पड़ती है या कैसे डिसाइड होता है, या नहीं भी पड़ती है? अक्सर अगर जैसे मैंने बोला अभी तक आप सुन रहे हो कि जितना छोटा ट्यूमर है कैंसर में उसके कितने फ़ायदे हैं, इसमें भी फ़ायदा ये है अगर कोई छोटा सा कैंसर है, सिर्फ हमने टाँके लगा के उसको बंद कर दिया है, कहीं बाहर से हमने फ्लैप नहीं लिया, और उन केसेस में हमें सांस की नली लगानी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कैंसर या ट्यूमर जो बड़ा है हमें बड़ा फ्लैप लगाना पड़ता है। अक्सर हम सेफ्टी के लिए एक सांस की नली लगाते हैं जो कि 2-3 दिन से लेके 5 से 7 दिन तक रखना पड़ता है। कभी कभी अगर बहुत बड़ा ट्यूमर है और हमें लगता है काफ़ी बड़ा, जैसे किसी केस में आधे से ज़्यादा ज़बान निकलती है, तो उन केसेस में लंबा समय तक हमें सांस की नली रखनी पड़ती है।
ओके जैसे कि सर आपने बताया कि अंडर एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर होता है, तो जब तक सर्जरी हो रही है सर्जरी के दिन तक तो पेन मैनेजमेंट अच्छा रहता है जी। लेकिन अगले दिन से क्या मतलब कितना पेनफुल प्रोसीजर है ये, कितना पेन मैनेजमेंट हमें एग्रेसिवली करना पड़ता है, कितने दिन तक करना पड़ता है, थोड़ा पेन के रिगार्डिंग आप बताइए। जी, ये जो सर्जरीज होती है, जो हमारे हेड एंड नेक या मुंह के जो कैंसर होते हैं, कट्स लगते हैं, तो पहले तो बेहोशी का रहता है और उस हिसाब से दवाई मरीज़ को पता नहीं चलता। दूसरे दिन से हमारे जो रहता है कि मरीज़ को पेन नहीं होना चाहिए या कम से कम पेन हो, ऐसा नहीं मरीज़ को पेन में छटपटा रहा है या वो है। तो इसीलिए हमारा पहले दिन से ही उन मरीज़ को इंजेक्शन लगते हैं दर्द की दवाई। जो हमने देखा है 2-3 दिन में मरीज़ को दर्द के जो इंटेंसिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, 2-3 दिन बाद वो कम हो जाता है और उसमें हम इंजेक्शन से गोलियों पे आ जाते हैं। और जब मरीज़ को हम छुट्टी भी करते हैं, अस्पताल से जब छुट्टी भी करते हैं तो हम टैबलेट्स लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा रहता है कि 2 हफ्ते तक मरीज़ को फिर कोई पेन की दवाई या इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसको हम SOS यानी जब ज़रूरत पड़े तब लेना पड़ता है। तो पेन का इस केस में जो रहता है इतनी दिक्कत वाली चीज़ नहीं होती है, वो एडिक्वेटली कंट्रोल्ड हो जाता है हमारी दवाइयों से। ओके इसमें जब पेशेंट को स्टिचेस लगते हैं, जब तक स्टिचेस नहीं कटते हैं या टाँके जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, तब तक तो पेन किलर कॉन्टिन्यूसली देना होता होगा। वो भी निर्भर करता है मरीज़ टू मरीज़। किसी किसी को 7 दिन बाद कोई दर्द नहीं होता, तो हम अनवांटेड या फिर दर्द की दवाई देना नहीं चाहते। लेकिन किसी किसी केस में दर्द उनको ज़्यादा दिन रहता है तो हमें 1 महीने तक भी देना पड़ जाता है या ज़्यादा भी। तो मरीज़ टू मरीज़ वैरी करता है, कौन किसको किस तरीके का पेन है, कितनी बड़ी सर्जरी है, उस हिसाब से ये चीज़ निर्भर करता है। अच्छा आपने भी बोला कि कितनी बड़ी सर्जरी है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब इस तरह की सर्जरीज होती है तो पेशेंट के डिस्चार्ज कितने दिन बाद होते हैं, हॉस्पिटल में उन्हें कितने दिन तक रहना पड़ता है? जैसे मैंने बताया कि अगर सिर्फ छोटा सा वो रहता है और कोई फ्लैप वगैरह जो कि रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं कहीं नहीं लगता, तो 2 से 3 दिन का स्टे रहता है। Okay. अगर कहीं और से फ्लैप जैसे हाथ से लिया गया, छाती से या जान से, यूजुअली हम जो अस्पताल का जो स्टे रहता है 6 से 7 दिन का स्टे रहता है, जिसमें से 1 से 2 दिन ICU का स्टे होता है। लेकिन फिर भी ये चीज़ थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, जैसे कि कोई बुज़ुर्ग हैं या किसी को शुगर डायबिटीज़ है, हार्ट के पेशेंट हैं, कभी कभी उनको हमें ज़्यादा समय तक ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ सकता है। बट 6 से 7 दिन में मोस्ट ऑफ द पेशेंट 90 से 95% हमारे डिस्चार्ज हो जाते हैं। और डिस्चार्ज होने के 7 दिन बाद जो टाँके वगैरह होते हैं या नलियाँ वगैरह जो लगती हैं, 2 हफ्ते तक में ये सारी चीज़ें निकल जाती है। अच्छा नली से मुझे याद आया कि हर पेशेंट को खाने की नली डाली जाती है? बिल्कुल। जीभ की सर्जरी, जीभ ऐसी चीज़ है जो बहुत मूवमेंट करती है, हिलती है। जैसे आपका हाथ में कोई कट लगा, पैर में कट लगा, आप उसको प्लास्टर चढ़ा देते हो कि ताकि वो हिल ना पाए। जीभ को आप प्लास्टर नहीं चढ़ा सकते। तो हम अक्सर लोगों को जो जिनकी सर्जरी होती है हम एडवाइस करते हैं कि अपनी जीभ या ज़बान कम चलाएं, बोलचाल कम करें, क्योंकि उस टाइम पे सूजन भी होती है ताकि टाँकों में जोर ना पड़े। और अगर कोई इंसान खाना खाता है तो बिना जीभ हिलाए खाना नहीं खा सकता, तो इसीलिए हम कुछ दिनों तक उनको मुंह से खाना वगैरह नहीं देते। इसके लिए हम नाक से नली डालते हैं, जिसको हम राइट्स ट्यूब बोलते हैं, उसी से सारा फीडिंग होता है। और इसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो हमारा जीभ को भी रेस्ट मिलता है कि टाँके वगैरह पे जोर ना पड़े। दूसरा होता है जो न्यूट्रिशन होता है वो अगर इंसान खुद से लेगा सर्जरी के बाद वो एडिक्वेट नहीं हो पाता। तो जितनी जल्दी हम नाक के ट्यूब से फीडिंग करते हैं, हम ग्लूकोज या इंजेक्शन वगैरह हम जल्दी बंद करा के टैबलेट्स पे जल्दी से जल्द शुरू करा पाते हैं। अच्छा इसमें ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो ये मैं मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी मैं पूछ रही हूँ, ज़्यादातर मैंने देखा है जब टंग के केसेस की सर्जरीज होती हैं तो उनकी ना जो शेप होती है वो स्वेलन हो जाती है। मतलब आप समझ रहे हो, जो सर्जरी करके लगाया है आपने वो अलग दिखता है, मोटा दिखता है, राइट, मतलब इडीमा टाइप का दिखता है, और जो नॉर्मल टंग है वो डिफरेंट दिखती है उससे। तो क्या ये डिफरेंस नॉर्मल हो जाता है, मतलब सेम टंग लगने लगती है, या वो डिफरेंस बना रहता है? देखिए, इसी चीज़ के लिए जैसे कोई भी जीभ निकलता है निर्भर करता है कि कितना बड़ा पार्ट लगा। अगर किसी का 1/3 भाग निकलता है या किसी का आधा निकलता है, तो जो हम ये हाथ से लेते हैं ये काफ़ी फ्लेक्सिबल और बहुत मोल्ड हो जाता है। मोल्ड माने कि मुंह के अंदर जैसे आप घुमाना चाहो, जीभ का शेप जैसे होता है वैसे बन जाता है।
और वो उसको जोड़ देते हैं। देखिए, कोई भी सर्जरी होता है तो इनिशियली कुछ दिनों तक वो उसमें सूजन बनी रहेगी, तो वो सूजन आप देखोगे तो आपको वो बड़ा है दिखेगा, बड़ी सूजन कुछ दिनों के लिए रहता है। धीरे धीरे जब कम हो जाता है वो नॉर्मल जीभ के साइज़ का आ जाता है। जैसे मैंने पहले भी बोला था, कुछ कुछ मरीजों में ऐसा अच्छा बन जाता है कि हम नॉर्मल टंग और जो बनाया हुआ जीभ से हम फ़र्क जान नहीं पाते। लेकिन अगर हमने बड़ा, जैसे छाती से या फिर जान से, वो थोड़ी बड़ी फ्लैप होती है, अगर वैसे लगाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। नेचुरल जो भगवान ने हमने जैसी जीभ दी है वैसे तो हम नहीं बना पाते हैं, लेकिन कम से कम हम कोशिश करते हैं उसके कंपेरेबल, उसके आसपास की हम बना पाए। लेकिन हाँ, जो ये दूसरी जगह से हम बनाते हैं उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस हमें दिखेगा। ओके, तो यानी कि ओवर द टाइम ये जो स्वेलिंग है वो नॉर्मल हो जाती वो है, कम हो जाती है। और कितना परसेंट लोग टंग रिकंस्ट्रक्शन के बाद, जीभ की सर्जरी के बाद नॉर्मली बोल लेते हैं? मैंने देखा है हमेशा एक आवाज़ में बदलाव आ जाता है, तो ये सर्जरी की वजह से या परसेंटेज ऑफ टंग कितना रिमूव किया है इस पर डिपेंड करता है, या हर पेशेंट में चेंज आता है? देखिए, अगर जिसको भी जीभ का कैंसर है उसको उसका आवाज़ सेम नहीं होगा जो नॉर्मली पहले होता। वो घाव की वजह से वो नॉर्मल बात नहीं कर पा रहा होगा, थोड़ा बहुत उसका स्पीच में चेंज आएगा, भले ही 5% हो, 10% हो, नॉर्मल नहीं होता। तो आप उसको मान के चलिए कि वो 100% पहले से ही नहीं था। तो दूसरी बात है, जब हम सर्जरी करते हैं तो कुछ जो हम वर्ड्स होते हैं, जो उच्चारण हम करते हैं, किसी किसी केस में उसका टिप, जो हमारा जीभ का सबसे सामने वाला हिस्सा होता है, वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर जीभ का टिप वाला भाग कैंसर के हिसाब से वो निकल जाता है तो कुछ शब्द हैं वो थोड़े से क्लियर नहीं होंगे। अगर वही चीज़ हम अगर साइड में कट होता है वो हम जीभ से बनाते हैं तो उसमें स्पीच में जो फ़र्क होता है वो कम होता है। तो लोकेशन काफ़ी मायने रखता है कि कौन सी जगह से ट्यूमर था, कहाँ से निकला, एक ये रहता है। दूसरा, कितना बड़ा ट्यूमर है। जैसे छोटा ट्यूमर है तो जो स्पीच में जो डिफरेंस आता है वो कम पता चलता है, थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा पता चलता है। ये मान के चलिए 100% तो हम कभी नहीं पहुंच पाते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, तो उसी हिसाब से रिकंस्ट्रक्शन और ये चीज़ से फ़र्क पड़ता है जो बोलचाल। ओके, बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर ये भी पूछते हैं कि मैम टंग की सर्जरी हुई थी, सारा ट्रीटमेंट पूरा हो गया लेकिन हम अभी भी नहीं खा पा रहे हैं, तो क्या ये कुछ सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? जो जीभ होती है, जो हमारा मेन फंक्शन होता है, जो हम बोलने के लिए और खाना निगलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बोलने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसकी भी स्पीच थेरेपी होती है। तो ये जो बचा हुआ जीभ और जो हमने बनाया उसको हम कैसे इस्तेमाल करें, उसके स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट होते हैं जो हमें उसके लिए ट्रेन कराते हैं जिनको, तो हम उनके पास कभी कभी रेफ़र करते हैं कि स्पीच थेरेपी कराएं। वैसे ही निगलने के लिए भी उसकी एक प्रक्रिया होती है कि किस तरीके से, कैसे करके हम उसको निगला जाए खाने को। नॉर्मल तरीका तो नहीं होता, इनिशियली डिफ़िकल्ट होता है, बट थोड़ी देर में वो भी नॉर्मलाइज आ जाता है। लेकिन कुछ कुछ मरीज़ों में ये चीज़ नॉर्मल होने में टाइम लगता है, या बहुत कम पेशेंट्स में परमानेंटली उनमें वो चेंजेस आते हैं, तो वो अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं और अपनी लाइफस्टाइल कंटिन्यू करते हैं उस चीज़ के लिए। ओके, जैसे कि आपने बताया कि सर्जरी के 1 हफ्ते तक, अप्रॉक्स 1 हफ्ते तक पेशेंट रहते हैं, हार्डली 2-3 दिन के बाद डिस्चार्ज होते हैं, डिपेंड्स टाइप ऑफ सर्जरी। जी। तो जब पेशेंट 1 हफ्ते के बाद आपके पास डिस्चार्ज होकर गया तो दोबारा 1 हफ्ते के बाद आते हैं, या आप उन्हें कब बुलाते हैं नेक्स्ट विजिट? जो हम नेक्स्ट बुलाते हैं वो फिर अगेन डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी सर्जरी है, कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो अक्सर 5 से 7 दिन बाद हमें बुलाते हैं, ताकि उस टाइम तक जो उनकी नाक में फीडिंग की ट्यूब है वो निकल जाती है, और जो स्टिचेस होते हैं 2 हफ्ते में, तो एक साथ ही जो फर्स्ट फॉलोअप विजिट बोलते हैं, और उस टाइम में ये सारा चीज़ हो जाता है। और दूसरा, इनका जो हमने टेस्ट के लिए भेजा हुआ होता है बायोप्सी, उस सब की रिपोर्ट भी आ जाती है, उसमें हम आगे का प्लान बनाते हैं, डिस्कस करते हैं उनके साथ। तो जो 1 हफ्ते पेशेंट आपके पास एडमिट रहते हैं उसमें आप पेशेंट को क्या डाइटरी एडवाइस करते हैं? मतलब जो उनका खाने का जो सीक्वेंस होता है वो कैसे स्विच होता है? जो डाइटरी होता है वो नाक की नली के थ्रू दी जाती है। पहले कुछ दिन तो दोनों, अब सिर्फ जो ड्रिप चलता है हमारे, उसमें ग्लूकोज ड्रिप होता है। सेकेंड डे, जैसे सर्जरी आज हुई, नेक्स्ट डे से ही हम इनको फीडिंग शुरू करा देते हैं। तो फीडिंग
डिपेंड करता है किसको कितना। कोई एक हट्टा कट्टा इंसान जो बहुत काम करता हो, यूजुअली देखा है जो गांव से आते हैं उनको थोड़ी फीडिंग ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसके हिसाब से हम निर्भर करते हैं कितना चाहिए। किसी को 3 लीटर चाहिए होता है दिन का, किसी को 2 लीटर चाहिए तो होता है, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। दूसरी बात, कोई भी सर्जरी होती है प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो प्रोटीन के लिए हम जो सबसे कॉमन होता है हम अंडा देते हैं। अंडे को हम ट्यूब से दे सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरा, अगर कोई अंडा नहीं लेता है तो प्रोटीन पाउडर होता है। तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमारे डाइटिशियन होते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं, उसी हिसाब से उसका एक चार्ट बनता है ताकि मरीज़ को कम से कम 2000 से 2500 कैलोरी का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो, और प्रोटीन भी उसी हिसाब से पूरे दिन के हिसाब से कैलकुलेट होके वो उनको दिया जाता है। ओके, मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ और पूछना था कि अगर पेशेंट राइल्स ट्यूब पर है जी, तो क्या वो जब ओरली खाना ट्राई कर सकता है या कम्प्लीटली अवॉइड करना होता है? ठीक। तो जो नली डालते हैं उसकी वजह से भी बहुत लोगों को निगलने में दिक्कत होती है, क्योंकि एक फॉरेन बॉडी होती है, तो लोग बोलते हैं मैं निगल नहीं पा रहा हूँ, या न्यू ट्यूब निकाल दीजिए। तो उसमें क्या होता है ना, सेफ्टी के लिए हम 5 से 7 दिन कम से कम उनको मुंह से कुछ लेने को मना करते हैं, ताकि उससे जीभ की मूवमेंट भी 5-7 दिन में जीभ के जो स्टिचेस होते हैं वो होल्ड करने लग जाते हैं और रह जाते हैं। तो उसके बाद हम ग्रेजुअली उनको ओरली जैसे मुंह से हम शुरू करा दें। तो पहले तो पानी और लिक्विड, क्लियर लिक्विड चीज़ें देते हैं, नारियल पानी हुआ, एप्पल जूस या ये चीज़ें देते हैं। उससे क्या होता है ना, इनको एक मुंह में टेस्ट भी आता है और निगलने का एक्सरसाइज भी शुरू होता है। और उस टाइम राइल्स ट्यूब पड़ी होती है? बिल्कुल, क्योंकि जैसे न्यूट्रिशन हमने बताया, अगर इंसान सिर्फ एप्पल जूस और नारियल पानी पी के उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो 200-300 ml पहले दिन या 500 ml हम देते हैं, वो एडिक्वेट नहीं होता। तो राइल्स ट्यूब होता है एक सप्लीमेंट, कि मुंह से तो हम शुरू करा देते हैं कि आप 500 ml ले लो, नेक्स्ट दिन 1 लीटर ले लो, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, एकदम से नहीं। तो ये लेंगे और ट्यूब से लेंगे, तो जब हमें लगेगा कि ये 2 लीटर या उससे ज़्यादा या एडिक्वेटली सारा लिक्विड या जो भी चीज़ें मुंह से ले पाएंगे, तब हम ये ट्यूब निकालते हैं, जिसका अक्सर 10 से 14 दिन में नाक की नली निकल जाती है इसमें। अच्छा, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि जो 1-1 महीने तक राइल्स ट्यूब पर रहते हैं। जी, तो मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आइडियली जो राइल्स ट्यूब का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, और कितनी फ्रिक्वेंसी पे हमें ये चेंज करना चाहिए अगर इन केस किसी में वो पड़ी है तो किसी रीज़न से, तो वो उसके मतलब केयर ड्यूरिंग और पोस्ट ऑफ टाइम। अगर हमें लगता है कि कोई मरीज, जैसे मैंने बोला कि जीभ के बहुत सारे भाग होते हैं, अगर जीभ के साथ साथ हमें और भी सिर्फ जीभ निकालते तो ये दिक्कत आती नहीं है। लेकिन बड़ा ट्यूमर होता है कि जीभ है या फिर पिछला वाला भाग भी हिस्सा इसमें हमें निकालना पड़ा, जीभ के साथ नीचे जहाँ पे जीभ रहता है जिसको फ्लोर बोलते हैं वो निकालना पड़ता है, तो लंबे समय तक ट्यूब रखना पड़ता है। तो उस केसेस में राइल्स ट्यूब जो आती है 2 तरीके की आती है। एक तो नॉर्मल प्लास्टिक जो हमारा ट्यूब डलता है वो रहता है, एक होता है सिलिकॉन वाली आती है। तो अगर हम ऐसा कोई सोचते हैं कि इसमें ज़्यादा देर तक हमें राइल्स ट्यूब रखना पड़ सकता है, तो हम सिलिकॉन वाला डालते हैं। तो उसमें फ़ायदे होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, जिनके ड्यूरेशन हम करीब 3 महीने तक हम रख सकते हैं। और जो नॉर्मल ट्यूब है आइडियली 3 से 4 हफ्ते में हमें चेंज करना हो, क्योंकि आप देखिए जब भी कोई राइल्स ट्यूब लेता है तो उसमें फीडिंग जाती है, तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है या थोड़ा सा गर्म या वार्म चीज़ें देती है, वो धीरे धीरे वो हार्ड हो जाता है। तो 3-4 हफ्ते में वो इतना हार्ड हो जाएगा कि वो फिर चुभने लगता है। तो हमें 3 से 4 हफ्ते टाइम में राइल्स ट्यूब को बदल देना चाहिए, कभी कभी पहले भी अगर वो ब्लॉक होता है। अदरवाइज़ जो सिलिकॉन वाला मैंने बताया वो हम 2 से 3 महीने तक आराम से रख सकते हैं बिना चेंज किए। ग्रेट, ये इन्फॉर्मेशन आपने बहुत अच्छी बताई, क्योंकि मुझे अक्सर लोगों ने पूछा है कि मैम 2 महीने से पड़े हुए से चेंज करें नहीं करें, तो आई थिंक मेरे लिए भी लर्निंग है। मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब कोई पेशेंट आता है टंग कैंसर का, आपने प्लान कर लिया कि इसकी ये सर्जरी होनी है, तब आप उस पॉइंट पर पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन समझाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, जबकि टंग का कैंसर का सर्जरी होता है तो 2 टीम, एक तो होता है ऑन्को सर्जन जो हम सर्जरी करते हैं, ट्यूमर निकालते हैं, गर्दन की गांठें निकालते हैं। दूसरे जो टीम होती है प्लास्टिक सर्जरी की, तो दोनों के अपने अपने कॉम्प्लिकेशन हम दोनों अलग से समझाते हैं। तो हमारे जो रहते हैं कि अगर जीभ निकालते हैं या सांस की नली डलती है, गर्दन की गिल्टियाँ रहती है, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो कॉमन होती है वो उनमें समझाते हैं।
देखिए कोई भी सर्जरी हो, रिस्क तो हमेशा छोटी से छोटी सर्जरी में रहता है। ब्लीडिंग हो सकता है, थोड़े बहुत सूजन आ सकते हैं, पानी आ सकता है। बहुत बहुत रेयर केस होता है कि कोई दिक्कत आई तो दोबारा सर्जरी भी करनी पड़ जाती है हमें टे के दौरान। वैसे ही प्लास्टिक सर्जरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है, जो हमने फ्लैप उनका लगवाया होता है कि हाथ से लिया हो या जान से लिया हो, ये देखिए ये बहुत बारीक सर्जरी होती है जिसको 8 से 10 घंटा टाइम लगता है, जिसको माइक्रोवैस्कुलर एनास्टोमोसिस बोलते हैं। इसकी नस को लेके हम गर्दन की नसों से जोड़ते हैं। तो ये जोड़ जो बनता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। वो तो सर्जन का काम है, उसने जोड़ दिया, लेकिन उसके बाद पेशेंट जो मरीज़ होता है उनका भी निर्भर करता है कि कैसे है। मान लीजिए कोई स्मोकिंग करता हो या कोई डायबिटिक हो, उनकी नसें अच्छी नहीं होती, तो वो उसमें ब्लॉक होके फ्लैप ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर ऐसी संभावना जो रहती है 5 से 10% केसेस में, जैसे भी हमें समझाने जाते हैं कि आपका हम फ्लैप लगा तो रहे हैं लेकिन ख़राब होने के चांस 10% तक रहते हैं। अगर फ्लैप किसी वजह से भी ख़राब होता है तो निकाल के हमें दोबारा दूसरा फ्लैप लगाना पड़ता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है हमारे लिए और मरीज़ के लिए भी। आई थिंक ये क्वेश्चन तो नो डाउट मेरे लिए भी बहुत ही लर्निंग वाला था कि जिस पेशेंट ने पहले स्मोकिंग कर रखा है अच्छे से, लेकिन डायग्नोसिस होने पर, कैंसर डायग्नोसिस होने पर छोड़ दिया, फिर भी उसको ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। देखिए स्मोकिंग आप सबको मालूम है सिर्फ कैंसर ही नहीं, अगर हार्ट का भी रिस्क ले लो या फिर इसको हार्ट अटैक भी कॉमन होता है, स्ट्रोक होते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि नसें इनकी ख़राब हो जाती है। क्लॉट्स बनने के जो चांस इनका नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए कभी भी होता है कि कोई स्मोकिंग कर रहा हो तो हम उसको उसी क्षण बोलते हैं कि आप आज से बंद करो, कुछ ना कुछ थोड़ा तो उससे बेनिफिट हो सकता है। बट हाँ, रिस्क और कॉम्प्लिकेशन उनमें थोड़ा ज़्यादा होता है। आई थिंक ये ना बहुत ही अच्छा मैसेज है उन सभी के लिए जो स्मोकिंग करते हैं या किया था या कर रहे हैं कि मतलब लाइक जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं उनको कैंसर हुआ, क्योंकि हो सकता है कैंसर तो किसी को भी हो सकता है, उनको हुआ, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट रिजल्ट है वो कंपेयर टू काफ़ी अच्छा होता है। बिल्कुल राइट। तो पहले तो मुझे लगता था कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हमें मना करना है, लेकिन अगर वो छोड़ भी चुका है तब भी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। ये मतलब मेरे लिए सच में बहुत लर्निंग वाला क्वेश्चन था। अभी मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि ऐसी वो कौन सी सिचुएशन होती है टंग कैंसर में, क्योंकि हमारा डिस्कशन टंग कैंसर से रिलेटेड है, कि जिनमें सर्जरी आप क्लियर कट मना कर देते हैं एज ए सर्जन कि नहीं आपका सर्जरी नहीं हो सकता, आप डिफरेंट मतलब मोड ऑफ ट्रीटमेंट पे जाइए लाइक रेडिएशन एंड कीमो, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ सर्जरी। कॉन्ट्राइंडिकेशन उन केसेस में जैसे बोला ना कि कोई मरीज फिट नहीं है सर्जरी के लिए, ठीक है, बहुत एजेड है, ये तो हो गया पेशेंट के लिए। कैंसर के भी कुछ कुछ फैक्टर होते हैं कि इतना कुछ कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि उनकी पूरी की पूरी जबान ही इन्वॉल्व होती है और उसमें हमें अगर सर्जरी करना है तो पूरा जबान निकालना पड़ता है। और लेकिन फिर भी हम उस केसेस में सर्जरी करते हैं, बट सर्जरी तब मुश्किल होती है कि ये इतना बड़ा होता है कि वो पिछला भाग भी जाता है, जिसमें हमें लगता है कि हम पूरी तरह से कैंसर को निकाल नहीं पाएंगे। अगर निकाल भी पाए लेकिन उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होंगे। तो उस केसेस में, कुछ केसेस में हम कोशिश करते हैं कि कुछ कीमो दे के उसको श्रिंक किया जाए, फिर हम देखें कि सर्जरी कर पाएँ कि नहीं, या फिर हमें लगता है कि नहीं इसमें हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे तो हम उन केसेस में रेडिएशन के लिए भेज देते हैं पेशेंट्स को। ओके, तो अभी तक हमने क्वेश्चंस कवर किए कि ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट्स के मन में क्या क्वेश्चंस आते हैं एंड पोस्ट और पीरियड में क्या आते हैं। अब हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन फॉर टंग कैंसर्स। देखिए सब में तो रिहैबिलिटेशन का जो रहता है, रिहैबिलिटेशन जो शब्द है कोई एक चीज़ नहीं होती, तो बहुत सारे चीज़ें रहती है। नॉर्मली आप अपनी एक्टिविटी, अभी तो हम जवान की बात कर रहे हैं, जैसे गर्दन के गिल्टियों की सर्जरी करते हैं तो उसके भी अपने अपने थोड़े इफेक्ट रहता है। किसी किसी को कंधे की कमज़ोरी होती है, नेक घुमाने में होता है, तो इन सब में कुछ ना कुछ तरीके के एक्सरसाइजेज होते हैं। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, कोई भी मुंह का कैंसर होता है तो मुंह उनका थोड़ा खुलना कम हो जाता है, वो दर्द होता है, या कभी कभी जो फ्लैप लगाते हैं उसकी वजह से भी। ये अक्सर जो होता है जबान टंग के कैंसर में इतना नहीं, जबड़ों में ज़्यादा होता है, बट फिर भी कुछ कुछ केसेस में हो सकता है। तो जो हमारा पहला एडवाइस होता है कि जो मुंह का खुलना होता है उसको वो जारी रखें, जिसको माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। कुछ कुछ बहुत सारे तरीके हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो इस्तेमाल होता है, जो एक्सरसाइज के लिए करते हैं।
दूसरा होता है स्पीच का, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, स्पीच के लिए धीरे धीरे जैसे सूजन कम होती है, अपना जीभ का मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो वो भी एक तरीके का एक्सरसाइज होता है। स्वालोइंग के लिए भी अलग से एक्सरसाइज होते हैं, वो हम मरीज़ को जब ओपीडी में आते हैं, जो फॉलोअप में आते हैं, हम उनको समझाते हैं। अगर हमें कभी लगा कि नहीं इनका थोड़ा सा जो है सिवियरिटी ज़्यादा है खुद से या कर नहीं पा रहे हैं, तो इनको हम गाइड करते हैं और उनको डेडिकेटेड स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास भेजते हैं, कोई स्पीच थेरेपिस्ट हुए या स्वॉलिंग थेरेपिस्ट हुए, उनके पास भेजते हैं। और नॉर्मल जो एक्सरसाइजेस होते हैं गर्दन के लिए या शोल्डर्स के लिए, वो भी हमें उनको बताना पड़ता है। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि 1-2 महीने के लिए, उसको हम प्रेफरेबली अगर हो सके तो वो कंटिन्यू करें, ताकि उसमें रेस्ट्रिक्शन या वो ना आए। और अगर किसी को इसके साथ रेडिएशन भी मिलता है तो ये इफ़ेक्ट दोगुना और ज़्यादा बढ़ जाता है कि मुंह खुलने का। और ये तो इसमें तो इनको आइडियली हम इनको कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं, ताकि जैसे ही आप बंद करोगे फिर वो बार सारा चीज़ दिक्कत दोबारा से आ जाता है। यहाँ पे मैं हमारे ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर साहब ने 2 एक्सरसाइजेस के लिए बताया, उन पर मैं ऑलरेडी बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ कि जो हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं सर्जरी के बाद कैसे एक्सरसाइज करें, माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज, स्वॉलोइंग, जिनको गुटकने की प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए क्या रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेज हैं। आप जाइए उन वीडियोस को ज़रूर देखिए और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे डॉक्टर साहब हम वीडियो के एंड में चलते हैं, बट उससे पहले मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी जो अक्सर पेशेंट और अटेंडेंट पूछते हैं कि इस टाइप के कैंसर्स का सारे ट्रीटमेंट होने के बाद भी क्या प्रोग्नोसिस रहता है? देखिए, प्रोग्नोसिस जैसे कोई भी मुंह का कैंसर होता है, कारण पे हम अगर जाएं तो जो सबसे कॉमन कारण गुटखा या सिगरेट या तंबाकू किसी भी आकार में वो रहता है सबसे कॉमन। और अनफॉर्चुनेटली कोई कोई कुछ ना लेके भी कैंसर आ जाता है। लेकिन जिन्होंने ये सब गुटखा या तंबाकू इस्तेमाल किया है, तो ये देखिए ये सिर्फ जीभ पे नहीं होता फ़र्क, ये पूरे मुंह के अंदर पड़ता है। और जो स्मोकिंग करते हैं सिर्फ मुंह पे नहीं, वो पूरा आपका लंग्स सब जगह पे वो इक्वली होता है। तो कोई भी मुंह का कैंसर या जीभ का कैंसर हुआ तो पहला 2 साल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोबारा बीमारी आने के चांसेस सबसे ज़्यादा पहले के 2 साल में होते हैं। तो फिर आता है कि कौन से स्टेज पे बीमारी हमने पकड़ी है। तो पहले स्टेज में होता है तो बीमारी वापस आने के करीब 5 से 10% चांसेस, माने कि 5 साल में अच्छे से अच्छी सर्जरी सारा इलाज करने के बावजूद 5 से 10% लोगों में बीमारी दोबारा वापस आ सकती है। तो ये जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगा बीमारी वापस आने के चांसेस फिर से बढ़ते हैं। तो इसीलिए जो हमारा रहता है फॉलोअप, एक प्रोटोकॉल रहता है जो हम हर मरीज़ को बोलते हैं कि आप सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इनको रेगुलरली फॉलोअप पे आना पड़ता है। हर 3-3 महीने 2 साल के लिए, फिर 6-6 महीने 5 साल के लिए। कम से कम 5 साल फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम सेफ्टी के लिए उनको उसके बाद भी फॉलोअप पे रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हमने बीमारी 10 साल बाद भी आते हुए देखे हैं, भले ही उस जगह पे नहीं बट दूसरी जगह पे। तो मैसेज ये जा रहा है कि अगर आप जितना जल्दी बीमारी पकड़ पाओ उसी चीज़ के लिए फॉलोअप होता है, ना कि आप कैंसर को बंद कर दोगे या प्रिवेंट जल्दी पकड़ पाओगे तो इलाज आसान होगा, ठीक होने का चांस बेहतर रहेगा। ग्रेट। डॉक्टर साहब मैं उसी क्वेश्चन पर ही आ रही थी कि फॉलोअप कब करना है पेशेंट को, आपने ऑलरेडी बता दिया। और मैं ऑलरेडी फॉलोअप कब करना चाहिए, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं फॉलोअप में, उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो देख सकते हैं ताकि आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों को अपने क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर किसी का कुछ क्वेश्चन रहता है जो वो जानना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, हम दोनों आपस में डिस्कस करेंगे और डॉक्टर साहब से उनका जो रिप्लाई होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगी। एंड इन द लास्ट हम दोनों की तरफ से आप लोगों को यही मैसेज है कि जब भी कैंसर डायग्नोज हो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपना कैंसर दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। एंड दूसरा मैसेज ये है कि जितना जल्दी स्टेज में कैंसर डायग्नोज होता है, चाहे वो कोई सा भी कैंसर हो, लेकिन हम हेड एंड नेक कैंसर की अगर बात करें तो जितना जल्दी स्टेज में कैंसर डायग्नोसिस होता है उसके ट्रीटमेंट, जो मल्टीपल टाइप के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो कम हो जाती है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला अर्ली स्टेज में होगा तो सिर्फ सर्जरी करके छोड़ देंगे, आपको रेडिएशन कीमो की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। जब ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस भी कम आएंगे, क्योंकि अभी जैसे बोला डॉक्टर साहब ने कि जिस स्टेज में डायग्नोज हो रहा है कि हमें सर्जरी भी करनी पड़ रही है, हिस्टोपैथोलॉजी में ऐसे फैक्टर्स आ रहे हैं कि हमें रेडिएशन भी देना पड़ रहा है, तो उनके कंबाइंड मॉडलिटी का कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर अफेक्ट डालता है। तो यहाँ पर इन द लास्ट मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करना
एंड मैं डॉक्टर साहब के साथ आपके पास इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचाती रहूँगी, स्पेशली कैंसर में सर्जरी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप के कैंसर, क्या सर्जरीज होती हैं, क्या करना चाहिए, क्या रेट है, कैसे होता है, कॉम्प्लिकेशन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि डॉक्टर विकास अब हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब वीडियोस के थ्रू इन्फॉर्मेशन देने में ऑन बोर्ड हैं, तो हम इस तरह के वीडियोस आपके पास लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर विकास। थैंक यू डॉक्टर विकास।